अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मजहर मलिक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की ये सच्ची और खौफनाक कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये मुझे भेजी है वासिफ अली ने फैसलाबाद से। वो कहते हैं, बहुत अरसा पहले इस कहानी को पढ़ा था, लेकिन इस कहानी का ऐसा जादू दिमाग पे सवार हुआ, आज तक मैं इस कहानी को भूल नहीं सका। ऐसी सच्ची, खौफनाक और पुरअसरार कहानी बहुत कम सुनने को मिलती है। अगर आपको अच्छी लगे तो मैं चाहूँगा ज़रूर लोगों के साथ इसको शेयर कीजिएगा। तो मैं कोशिश करूँगा इस कहानी को ऐसे लफ्ज़ों में ढाल सकूँ कि आप इस कहानी का हिस्सा बन जाएं। जमाल अपने बहन भाइयों में सबसे बड़ा था। वाले साहब एक सादा से इंसान, 5 वक्त के नमाजी, और जितनी भी तनख्वाह मिलती उसी तनख्वाह से हक हिलाल की रोजी से बच्चों की परवरिश कर रहे थे। वो चाहते तो उसी नौकरी से बहुत कुछ कमा सकते थे, लेकिन उन्होंने रिश्वत नहीं ली। जहां जमाल सबसे बड़ा था, वहीं वो अपने वालिद के सबसे ज्यादा करीब था। वालिद के पास एक ऐसी रूहानी ताकत थी जो जमाल भी नहीं जानता था। एक दिन वालिद ने जमाल को अपने पास बुलाया और उसे कहा, बेटा तुम पढ़ रहे हो, माशाल्लाह बहुत समझदार हो चुके हो। अब शायद वक्त आ चुका है कि मैं कुछ राज तुम पे अफशा कर दूं। जहां वो एक मेहरबान बाप थे, वहीं एक बेहतरीन दोस्त भी। जमाल से बोले, मेरे बाप ने एक इल्म जो मुझे सिखाया था, आज वही इल्म बेटा मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूं। लेकिन उससे पहले कि मैं तुम्हें सिखाऊं, मेरे वालिद ने जो मुझे तलकीन की थी सिखाने से पहले, आज वही तलकीन मैं तुम्हें भी करूंगा। यह एक ऐसा इल्म है जिसके करने से तुम बहुत ताकतवर हो जाओगे। एक ऐसी ताकत तुम्हारे पास हासिल हो जाएगी कि इसी ताकत के सहारे तुम चाहो तो बेइंतहा दौलत बना सकते हो, और अगर तुम चाहो तो इसी ताकत को लोगों की फलाह बहबूद के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। इसी ताकत से लोगों की मदद कर सकते हो। इंसान को जब एक ऐसी ताकत अता कर दी जाती है जो दूसरों की नजरों में उसको बहुत बड़ा इंसान बना देती है, एक ऐसा पहुंचा हुआ इंसान जिसके पास ऐसी जादुई शक्ति, एक ऐसी ताकत होती है, तो लोग उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन आज के इस दौर में, जहां कई दीवारों पे लिखा है, कई अखबारों में आया है, कई जगहों पे इश्तिहार आए हैं, ये काम करा लें, ये काम करा लें, तुमने ऐसा नहीं करना बेटा। और जो इश्तिहार देते हैं कि ये सब के सब फ्रॉड होते हैं, झूठ होते हैं। जो हकीकत में इल्म जानते हैं वो तो अल्लाह के वली हो जाते हैं, पर्दा नशीन हो जाते हैं, या सिर्फ इस हद तक कि किसी की बाअमर मजबूरी हेल्प करने को तैयार हो जाते हैं, अपनी पब्लिसिटी नहीं करते। और मैं तुम्हें ये इल्म उसी तलकीन के साथ शिफ्ट करने जा रहा हूं। अगर तुम भी चाहते हो कि तुम्हारे पास ये इल्म रहे और तुम लोगों की मदद कर सको, तो याद रखना, इसको बेचना मत। हां, कुछ लोग खुशी से बहुत ज्यादा जिद करके कोई तोहफा तहाइफ कुछ दे दें, जरूर ले लेना। खुद से कभी भी पैसे की तलब मत कर देना। कोई तोहफा देना चाहे तो तोहफा देना तो सुन्नत है, तो तुम तोहफा जरूर ले सकते हो, मांगना मत। उसने कहा, अब्बा मैंने बहुत सारी बातें आपसे सीखी हैं और मैं खुले दिल से आपसे कह रहा हूं, मैं भरपूर कोशिश करूंगा कि कभी भी किसी से पैसा ना मांगूं। जैसा आपने कहा उस पे अमल करो। और तभी बाप ने एक ऐसा इल्म उसके अंदर ट्रांसफर किया, उसको सिखाना शुरू किया और उसकी प्रैक्टिस करानी शुरू की कि वो खुद भी हैरान रह गया कि बाप के पास एक ऐसा इल्म था और बाप ने इसकी पब्लिसिटी नहीं की। यहां तक कि घर वाले भी इस इल्म से नावाकिफ थे। और वो इल्म था कि जब भी वो कहीं बैठता
तो वो इस अंदाज की पढ़ाई करता, वो अपनी आंखें बंद करके बैठता कि उसका वजूद तो वहीं रहता, लेकिन उसके अलावा वो जो कुछ देखता था वो नाकाबिले यकीन था। लेकिन वालिद साहब से वो सीख रहा था। जब वो सीख चुका तो पता चला वालिद साहब ने ये जुमला क्यों कहा था कि वक्त आ गया है। शायद वो जान चुके थे इस दुनिया से जाने का वक्त आ गया है। कि ऐसा हुआ, एक हादसे में बाप और मां दोनों चले गए। अब घर की जिम्मेदारी उस पर आन पड़ी थी। उसने फैसला किया कि वो तालीम मुकम्मल करेगा और अपने बहन भाइयों के लिए सब कुछ करेगा। उसको पढ़ने का बहुत शौक था। उसकी ड्राइंग बहुत खूबसूरत थी। जब भी वो बैठ के किसी पेंसिल से तस्वीर पे रंग बिखेरता तो देखने वाले हैरान रह जाते कि कैसा खुदा ने उसको सलाहियत बख्शी थी कि हर कोई तारीफ करने पे मजबूर हो जाता। आज कॉलेज के अंदर बैठा वो चाय पी रहा था, जहां सर के बाल सफेद हो चुके थे। शादी की उम्र तो कब की गुजर चुकी थी, लेकिन जिंदगी की तमाम जरूरियात उसके पास मौजूद थीं। उसने शादी क्यों नहीं की थी? अपने बहन भाइयों के लिए। मां बाप के इस दुनिया से अचानक चले जाने से तभी उसने फैसला किया था, अब अपने बहन भाइयों का मैं वाहिद सहारा हूं। तो उसने अपनी तालीम भी मुकम्मल की और इस अंदाज में मुख्तलिफ जॉब्स की, अपने बहन भाइयों को सेटल किया, उनकी शादी की। अपने लिए भी वो घर, बेहतरीन गाड़ी, सब कुछ ले चुका था। लेकिन कब बाल सफेद हो गए, कब उम्र गुजर गई और बाप का दिया हुआ वो इल्म, बाप की दी हुई वो ताकत जिसको अब वो इस्तेमाल करता था लोगों की भलाई के लिए, उसने उसी को अपना ओढ़ना बिछोना बना लिया था। वो एक कॉलेज में प्रोफेसर था, लेकिन बहुत सारे लोग इस बात को जान चुके थे कि अगर किसी के घर में कोई अनदेखी मखलूक मौजूद हो तो वो उस मखलूक से बात कर सकता था। और उस दिन भी कैंटीन पे बैठे हुए चाय खत्म करके जैसे ही वो बाहर निकला तो चौकीदार जो सामने से आ रहा था उसने आते ही सलाम किया और जमाल से कहा, आपको वाइस प्रिंसिपल साहब बुला रहे हैं। वो उनके कमरे में पहुंचा, सलाम दुआ की तो पता लगा वहां पे कुछ और मेहमान भी तशरीफ फरमा थे। तो बातों का सिलसिला निकला तो पता चला कि उन्होंने एक घर खरीदा है, एक बहुत बड़ा घर। लेकिन उस घर के अंदर कुछ इस तरह के मामलात हैं वो किसी पीर फकीर को मानने को तैयार नहीं है। ये वाइस प्रिंसिपल उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं। इनसे इस बात का जिक्र हुआ तो इन्होंने बताया कि वो पब्लिसिटी नहीं करते, लेकिन हमारे कॉलेज में ही पढ़ाते हैं जमाल साहब, वो जरूर आपकी मदद कर सकते हैं, इसलिए आपको बुलाया गया है। इतनी देर में चाय आ गई। जमाल तो चाय पी चुका था। उसने शुक्रिया अदा किया और कहा, ठीक है, आप मुझे बताइए क्या मामला है, घर के अंदर कैसा लगता है आपको, क्या देखा, क्या हकीकत है? क्योंकि वो जानना चाहता था। कई ऐसे घरों में जब वो गया था तो लोगों का वहम था। उसने अपनी इल्म की रोशनी में पता लगाने की कोशिश की तो पता लगा कुछ भी नहीं है इस घर में। वो लोग डर रहे थे ऐसी फैलाई गई बातों से जो मोहल्ले वालों ने, इर्द गिर्द के लोगों ने फैलाई थी। और जब लोग आते थे तो इतना डर जाते थे कि कहीं चूहा भी कोई खटका करता था तो वो उसको जिन समझ लेते थे। जब उसने पूछा, जी मुझे बताइए क्या मामला है, जफर साहब जो सामने बैठे थे, शक्ल से, लिबास से लगता थे कि किसी अमीर कबीर फैमिली का हिस्सा हैं। तभी तो वो वाइस प्रिंसिपल के दोस्त थे। बोले, हमने एक घर खरीदा है अपने भाई के लिए। काफी बड़ा घर है, लेकिन यह घर काफी अरसे से बंद पड़ा हुआ था। मुझसे जो बड़े भाई हैं वो घर अब उनकी मलकियत है। लेकिन हुआ ये
उस घर में शिफ्ट होने के कुछ ही दिनों के बाद उनको महसूस हुआ रात को सोए हुए जैसे घर के अंदर कोई ऐसा जूता पहने हुए चल रहा है, जैसे कोई उस जूते की आवाज को सुन के ना सिर्फ नींद से बेदार हो जाए, बल्कि वो ऐसा जूता था ठक 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 की आवाज पैदा करता। वो हैरान हुए, ये कैसी आवाज है। फिर भी उठ के घर को देख लिया, कोई घर का फर्द जाग रहा है या क्या है। सब अपने कमरों में सो रहे थे। इस बात को इग्नोर कर दिया गया। लेकिन कुछ दिनों के बाद उस घर में मौजूद उनका 8 साल का बच्चा जब सुबह स्कूल के लिए तैयार हो रहा था, जैसे ही वो स्कूल से घर से बाहर निकला, तभी उसने पीछे एकदम से मुड़ के देखा और मां ने भी उस तरफ देखा कि किसको मुड़ के देख रहा है। तो वो 7 साल का बच्चा मुड़ के किसी को इस अंदाज में देखता रहा जिसको मां ने देखा कि वहां तो कोई भी नहीं है, ये किसको खड़ा देख रहा है। तो उसने अपनी मां से कहा, मामा ये कौन है। मां ने फिर उसी सिमत देखा जिस सिमत वो देख रहा था। जब मां को कुछ ना नजर आया तो बोली, बेटा कहां पे। उसने उंगली से इशारा किया, वो सामने लड़का कौन है। लड़का, वहां पे तो कोई नहीं है, चलो चलो स्कूल को देर हो रही है। मां उसको लेकर स्कूल चली गई। लेकिन फिर से रात को सोए हुए उसी घर के एक फर्द ने देखा कि एक कमरे का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अब गहरी नींद में सोए हुए जब यह महसूस हुआ कि दरवाजा खुल रहा है तो आंख भी खुल गई। और पहला अपने आप से दिमाग ने सवाल किया कि मेरी जागने की वजह क्या है, मैं क्यों जागा हूं। तो उसी लम्हे निगाह सामने दरवाजे की तरफ गई, जो दरवाजा अभी और भी खुल रहा था, मुकम्मल नहीं खुला था। तो खुलते हुए दरवाजे को देख के वो चौंक सा गया और उसने कहा, ये दरवाजा क्यों खुल रहा है, क्या कोई चोर घुस आया है या कोई घर का फर्द भी है। तो इतना आहिस्ता आहिस्ता दरवाजा क्यों खोल रहा है। घर का फर्द दरवाजा खटकाए बगैर, नॉक किए बगैर अंदर आ भी नहीं सकता। रात के इस पहर किसी ने बात भी करनी है, कुछ ऐसा भी है तो दरवाजा नॉक करना होगा। यकीनन ये कोई चोर है। वो बिस्तर पे लेटे लेटे हिले बगैर कि ये ना हो उसके हाथ में कोई असला हो और मैं हरकत करूं और नुकसान हो जाए, तो मुझे लेटे रहना चाहिए। उन्होंने देखा दरवाजा मुकम्मल नहीं खुला, थोड़ा सा ही खुल के रुक सा गया। और उन्होंने उस दरवाजे के अंदर एक ह्योले को देखा। एक काला सा ह्योला था जो साइज में बहुत छोटा था। वो ह्योला ऐसे था जैसे किसी गुब्बारे की तरह हो, उसके अंदर हवा बनी हो। वो चलता हुआ नहीं, उड़ता हुआ आया। वो एक काला सा ह्योला हवा की मानिंद उड़ता हुआ कमरे के अंदर दाखिल हुआ। उसने कमरे का एक गोल सा चक्कर काटा। एक ही चक्कर काटे के बाद उसी तरह उड़ता हुआ दरवाजे के बाहर चला गया, लेकिन दरवाजा खुला रहा। अब उनको हैरत हुई कि क्या मैं नींद में हूं, कोई ख्वाब देख रहा हूं, कोई वहम है, ये क्या मामला है, ये क्या था। कुछ देर के बाद वो अपने बिस्तर से उठ गए, चलते हुए दरवाजे के पास गए। उस खुले हुए दरवाजे को मजीद खोल दिया गया, क्योंकि इतना वो दरवाजा खुला था कि उसके अंदर से इंसान नहीं गुजर सकता था। इंसान के गुजरने के लिए दरवाजे को थोड़ा सा और खोलना जरूरी था। वो ह्योला ही था जो उसके अंदर से गुजर गया था। और ह्योले की खास बात यह थी, जब उसके अंदर से दरवाजे से गुजर रहा था तो बिल्कुल स्लिम सा हो गया था, जैसे सिमट सा गया हो। और दरवाजे से जैसे ही वो अंदर आ गया तो उस वक्त वो फैल सा गया था। यानी एक ऐसा वजूद जो दरवाजे में दाखिल होने के लिए अपने आप को इंतहाई बारीक कर ले और जब अंदर दाखिल हो जाए तो फिर से अपने वजूद को अपनी असली शेप में ले आए। ऐसे ही जाते हुए भी उसने किया था। और वो जब दरवाजे से गुजरने लगे तो जान गए, मैं तो इस दरवाजे से नहीं गुजर सकता, खुला हुआ ही इतना कम है। तो उन्होंने पूरा दरवाजा खोल दिया और बाहर गए। सब जगह पे जाके देखा, कहीं पे भी वो ह्योला नहीं था। लेकिन उसके बाद उन्होंने सुबह उठ के इस बात का जिक्र घर वालों से किया कि मैं नींद में नहीं था, लेकिन मैंने कुछ इस तरह का ह्योला देखा है। तो वहीं पे
उस बच्चे की मां ने कहा, ये भी पता नहीं स्कूल जाते हुए, मैंने कहा पता नहीं स्कूल से बहाना कर रहे या क्या है, सामने खड़े एक सिमत की तरफ इशारा करके बता रहा था कि वहां पे ये लड़का कौन है। तो मैं भी चौंक गई, मैंने कहा चलो चलो स्कूल चलो, और मैं लेकर चली गई। अब वहां पे जूतों वाली बात भी डिस्कस होगी कि रात को पैदल चलने की आवाज भी सुनी गई है, जैसे किसी ने जूते पहन रखे हों, और उस जूतों की टक 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 की आवाज भी सुनाई गई थी। शाम को वो बच्चा अपना होमवर्क कर रहा था, उस 7 साल के बच्चे ने, जिसने पहले एक बच्चे को देख के कहा था कि मामा वो कौन है, वो अपना होमवर्क कर रहा था कि उसने एक जोरदार चीख मारी। मां भागती हुई कमरे में आ गई, बाकी लोग भी घर के कमरे में आ गए कि क्या हुआ। तो वो देखते हैं कि वो बहुत ज्यादा सहमा हुआ है। पूछने पे उसने बताया कि एक छोटा सा लड़का आया है, वही जिसको मैंने सुबह स्कूल जाते हुए देखा था, वो आके मेरे बैग को खोल खोल के देख रहा था, और मैं अपना होमवर्क कर रहा था। जैसे मेरी निगाह पड़ी है, उसने मेरे बैग को खोला हुआ था, उसमें से कुछ ढूंढ रहा था, और जैसे मैंने देखा है तो मेरी खौफ से चीख निकल गई है, फिर वो भाग गया है। घर वाले अब इस बात को इतना तो समझ चुके थे कि तमाम वाकयात वहम नहीं हो सकते। दरवाजे का खुलना, उसके अंदर से किसी का आना, चक्कर लगाना, चले जाना, बच्चे का 2 दफा देखना, जूतों का आना, और फिर उससे अगली रात सब घर वाले सो रहे थे कि एक कमरे का फिर से दरवाजा खुला। आज दरवाजा एक दूसरे कमरे का था, उसी कमरे का जिस कमरे में जफर साहब जो बता रहे थे कि हमारे भाई साहब सो रहे थे, बड़े भाई। उन्होंने देखा, वो सब सुन चुके थे, लेकिन अभी तक उनके खुद के साथ कोई वाकया नहीं हुआ था। जैसे ही रात को कमरे का दरवाजा खुला तो उनकी आंख खुल गई। उन्होंने दरवाजे की तरफ देखा, दाखिल होने वाला तो कोई नहीं था, लेकिन सवाल फिर वही था कि अगर कोई घर का फर्द होता तो ऐसे तो कोई दाखिल नहीं हो सकता। दरवाजा नॉक करके अंदर दाखिल होते हैं, खटखटाए बगैर तो कोई भी नहीं आता किसी के कमरे में, वो भी रात के टाइम। और ये दरवाजा थोड़ा सा क्यों खुला है? वो वाकया पहले भी घर में सुन चुके थे, ऐसे थोड़ा सा दरवाजा खुला था और कोई ऊपर आया, एक चक्कर लगाया और चला गया। वो दरवाजे की तरफ टिकटिकी बांधे देखते रहे कि अभी कोई दाखिल होगा, शायद वो भी आज मेरे कमरे में भी चक्कर लगाने आया है। मैंने सुन रखा है, मैं भी तो देखूं वो कैसा है। मुसलसल दरवाजे की तरफ तो देखते रहे, लेकिन उस कमरे में वो जो एक नाइट का बल्ब जल रहा था, उसके सिवा कमरे में कुछ भी नहीं था कि तभी उनके कानों में एक आवाज सुनाई दी। कमरे के कोने पे एक रोने की आवाज, कोई बैठा रो रहा था। एक ऐसी आवाज जैसे कोई छोटी उम्र का हो और इस अंदाज में रो रहा हो कि वो बताना भी ना चाहता हो कि मैं अफसुर्दा हूं, मैं रो रहा हूं, लेकिन फिर भी उसकी रोने की हल्की हल्की आवाज, उसकी सिसकियां सुनाई दे रही थीं, जैसे कोई दबे अंदाज में, खुले अंदाज में नहीं। जैसे खुले अंदाज में इंसान रोए तो क्लियर पता लग जाता है, जैसे इंसान अपनी रोने को छुपा रहा हो, फिर भी मजबूर हो, सिसकियां ले रहा हो, आवाज पहुंच जाए। कुछ लम्हे उन आवाज को, सिसकियों को सुनते रहे। अंदाजा हो गया कि यह वहम नहीं है, कुछ तो जरूर है। और जब पूरा यकीन हो गया कि कमरे के उस सामने वाले कोने से किसी की रोने की आवाज आ रही है, तो उन्होंने फैसला किया कि मुझे आहिस्ता आहिस्ता टेबल लैंप पे, जो लैंप रखा हुआ है टेबल पे, उस लैंप को जला देना चाहिए और मैं देखूं सामने कौन है जिसके रोने की आवाज आ रही है। वहीं पे लेटे लेटे हाथ आगे बढ़ाया तो टेबल पे रखा हुआ जो टेबल लैंप था उस तक हाथ पहुंच गया। इससे पहले कि वो लाइट जलाते, फिर से तसल्ली की, क्या रोने की आवाज अब भी आ रही है? हां, रोने की आवाज अब भी आ रही थी। टक करके उन्होंने लाइट को ऑन कर दिया। पूरा कमरा लाइट से रोशन हो गया। जैसे ही कमरा लाइट से रोशन हुआ, सामने की तरफ निगाह दौड़ाई तो सामने कुछ भी नहीं था सिवाय दीवार का कोना।
जिस कोने से रोने की आवाज आ रही थी, लाइट के जलते ही वो ना सिर्फ वो आवाज बंद हो गई, बल्कि वहां पे कुछ भी नहीं था। क्या मेरा वहम था? लेकिन उसी लम्हे एक आवाज आई, जैसे किसी ने जूते पहन रखे हों और टक 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 करता हुआ वो कमरे से बाहर गया हो। अब बात बिल्कुल क्लियर हो गई थी कि जिसकी आवाज को रोते हुए सुना था और उसके बाद जूतों की आवाज सुनी कि कोई चलता हुआ जब गया है, तो जाते हुए वो जो दरवाजा खुला था वो दरवाजा भी बंद हो गया। आप सो रहे हो रात को, कमरे में आपने नाइट के लिए एक हल्की सी लाइट को जला रखा होता है। उसमें हो सकता है कुछ चीज देखने में, सुनने में आपको वहम लगे, ख्वाब लगे, लेकिन जब लाइट जल जाती है और आपने अपने हाथों से लाइट जलाई हो, तो फिर हर वो बात जो आप आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, 100% यकीन में बदल जाती है। क्योंकि अब जली हुई लाइट में दरवाजा खुद ब खुद बंद हुआ था। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ तो बड़े भाई साहब फौरी तौर पे बिस्तर से उठे, छलांग लगाई और जल्दी से चलते हुए दरवाजे की तरफ गए कि किसने दरवाजा बंद किया है, लेकिन बाहर कोई भी नहीं था। वो खड़े होके इस तरह देखते रहे कि अभी अभी तो कोई निकला है, या दरवाजा बंद हुआ है, या मैं जल्दी से पीछे पहुंच गया हूं। अगर कोई वजूद था, कोई इंसान था, वो तो नजर आ जाना चाहिए था। तो फिर ये कौन था? वो कुछ देर खड़े सोचते रहे, कुछ समझ ना आई। तो अगले ही दिन मुझे फोन किया गया। जो जफर साहब वहीं पे बैठे कहानी सुना रहे थे, बोले मुझे फोन किया गया कि ऐसे ऐसे मामलात हो रहे हैं। जब से ये घर लिया है समझ नहीं आई। घर काफ़ी शानदार है, काफ़ी बड़ा है, लेकिन काफ़ी अरसे से बंद पड़ा है। एक ऐसी सोसाइटी में मकान लिया गया था जहां अभी भी काफ़ी प्लाट खाली पड़े हुए थे, और ये एरिया काफ़ी अरसे पहले यहाँ पे कोई आबादी नहीं थी। आहिस्ता आहिस्ता आबादी हुई, यहाँ पे ये घर भी बनाया गया, लेकिन ये भी अब काफ़ी पुराना हो चुका था। अभी भी ये पूरा एरिया आबाद नहीं हुआ था। कई जगहों पे प्लाट्स बिल्कुल खाली पड़े थे। ये मकान बहुत सस्ता और बहुत खूबसूरत बना हुआ मकान सस्ता मिल रहा था, हमने ले लिया। तो जब ये वाकयात से हम परेशान हुए, तो वो वाइस प्रिंसिपल की तरफ इशारा करके बोले, इनका फोन आया, गपशप हुई। तो मैंने सरसरी से ऐसे कहा कि बस मैं जरा निकलने लगा हूं, किसी को ढूंढना है, ऐसे भाई साहब का फोन आया था और ऐसे ऐसे मामलात हैं। तो जब इनसे जिक्र हुआ तो इन्होंने कहा, परेशान क्यों होते हैं आप, कॉलेज आ जाइए, हमारे पास एक बेहतरीन प्रोफेसर साहब हैं जो ये आपका काम कर सकते हैं। मैं हैरान हुआ, प्रोफेसर और जिन भूत या इस तरह की एंटिटी का क्या मामला? तो इन्होंने बताया कि वो किसी को बताते नहीं हैं, उनका पेशा नहीं है, लेकिन जब जरूरत पड़े, कोई ऐसा मामला सामने आ जाए, तो वो जरूर मदद कर देते हैं। लेकिन इल्म वाले हैं, खुदा का दिया सब कुछ है, वो पैसे के लिए नहीं करते, मदद करने के लिए करते हैं। यूं आपके सामने हैं और आपकी मदद चाहिए। जमाल साहब ने कहा, मैं समझ गया हूं, तो कब जाना है आपके साथ? बोले, अगर आप बुरा ना माने तो अभी चलते हैं। उन्होंने कहा, जी बिल्कुल, मैं इसलिए ही तो पूछा है, क्योंकि मैं पढ़ा रहा होता, मेरी कोई क्लास होती तो फिर मैं आपके साथ टाइम सेट करता कि क्लास के बाद चलेंगे, क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूं और मैं इस वक्त तैयार हूं। तो वो बोले, तो फिर चलें। जब वो दोनों उठे तो उन्होंने पूछा कि आप मेरी गाड़ी में साथ आएंगे या अपनी गाड़ी में? तो उन्होंने कहा, नहीं, मैं अपनी गाड़ी में आऊंगा। तो बोले, ठीक है, मैं अपने ड्राइवर से कह देता हूं। जफर साहब बोले, ड्राइवर गाड़ी ले आएगा, मैं आपके साथ गाड़ी में बैठ जाता हूं। जमाल साहब और जफर साहब दोनों गाड़ी में सवार होके उस सोसाइटी के उस बंगले में पहुंचे, जहां इर्द गिर्द अभी काफी मकान नहीं बने थे। जिस जगह पे ये बंगला बना हुआ था, अभी भी इसके इर्द गिर्द काफी प्लाट खाली थे। अगर आबादी थी भी सी तो दूर दूर थी। दोनों घर के अंदर दाखिल हुए। एक बड़ा सा ड्राइंग रूम था और शायद जफर साहब के बड़े भाई मुंतजिर थे उन दोनों के। जैसे ही वो अंदर पहुंचे, गर्मजोशी से उन्होंने इस्तकबाल किया। उन्होंने कहा, भाई को बताया जफर साहब ने कि ये जमाल साहब हैं और समझिए अब आपकी परेशानी ख़त्म। बढ़ा चढ़ा के उन्होंने बताया। तो जमाल साहब मुस्कुराए और कहा, ऐसी कोई बात नहीं, मैं बस एक आम सा इंसान हूँ, मेरे लिए इतना तारीफ़ें इन्होंने कर दी, ये तो इनकी ज़रा नवाजी है, लेकिन अब परेशान ना हो, मैं देख लेता हूँ मामला है क्या।
जमाल कहते हैं मैं जैसे ही घर के अंदर दाखिल हुआ तो मेरा वजूद बोझल होना शुरू हो गया। वजूद से मुराद एक रूहानियत के साथ, एक इल्म के साथ आप जब जुड़ जाते हैं तो किसी भी ऐसी जगह में दाखिल होते ही आपका वजूद एक थर्मामीटर बन जाता है। एक ऐसा थर्मामीटर जो इंसान का टेम्परेचर बताता है कि इसको बुखार है या नहीं है। तो रूहानियत में भी आपका वजूद एक ऐसा थर्मामीटर बन जाता है जो इंसान को बता देता है यहाँ पे किसी एंटिटी का, किसी भूत का, किसी चुड़ैल का, किसी आत्मा का, किसी रूह का, किसी हमजाद का बसेरा है। जमाल जैसे ही अंदर दाखिल हुए तो उनके कंधे, उनका सर बोझल होना शुरू हो गया। उनसे जाते ही उन्होंने कहा कि मुझे एक घर का विजिट करा दीजिए। वो इसी तरह मुख्तलिफ कमरों से होते हुए एक कमरे में जब दाखिल हुए तो सामने वो 7 साल का बच्चा जिसका जिक्र किया था, वो और उसकी मां दोनों कमरे में मौजूद थे। उन्होंने सलाम किया। बच्चे ने और उसकी मां ने वालेकुम अस्सलाम कहा। तो आगे से बोले, यही बच्चा है जो कई बार देख चुका है। उस लड़के को वो इससे बोलता नहीं है, वो इससे बात नहीं करता। जब हमने इस बच्चे से पूछा है क्या तुम्हें क्लियर नजर आता है, तो इसने कहा हां वो एक बच्चा है, क्लियर मुझे नजर आता है। हमने कहा उससे पूछो, कोई बात करो। तो इसने उससे कहा है तुम्हारा नाम क्या है। तो वो खड़ा देखता रहा है, नाम नहीं बताया। और जब इसने बात करने की कोशिश की है तो वो भाग जाता है। ज्यादा ये उस वक्त बच्चा पास आता है जब ये अपना होमवर्क कर रहा होता है, जब इस वक्त इसने अपना स्कूल का बैग रखा होता है, इसकी किताबें बिखरी पड़ी होती हैं। तो वो कहता है कि मैं पढ़ते हुए जब तक कोई कमरे में मौजूद होता है वो नहीं आता। जैसे ही वो कमरे में बच्चा अकेला हो जाए, चाहे वो 1 मिनट के लिए भी, तो वो फौरी तौर पर कमरे में आ जाता है, किताबों को, पेंसिलों को, बस्ते को देखना शुरू कर देता है। और ये बच्चा समझ नहीं सका वो ऐसा क्यों करता है। और जैसे ही उसकी तरफ देखता है, पहले ये चीखता था, अब इसको डर तो लगता है लेकिन चीखता नहीं है। लेकिन वो इससे बात नहीं करता, वो चला जाता है। और वो किसी को भी नजर नहीं आया सिवाय उसके जूतों की आवाज के, सिवाय उसकी रोने की आवाज के, या फिर सिवाय इसके कि वो एक ह्योले की शक्ल में दरवाजे से दाखिल होता नजर आया था। जमाल साहब ने पूरे घर का विजिट किया और उनको अंदाजा हो गया मामला क्या है। उन्होंने उस बैठी हुई मां से कहा जिसके साथ उसका बच्चा बैठा था कि आप मुलाजिम से कहिए वो जो ऊपर वाला एक कमरा है, सॉरी नीचे वाला एक कमरा है, बिल्कुल पीछे करके उस कमरे के अंदर सफेद चादर बिछा दीजिए जो बिल्कुल नई हो, जिसको पहले कभी इस्तेमाल ना किया गया हो। और लुबान चाहिए मुझे, लुबान की धुनी देनी है। अब घर में लुबान तो मौजूद नहीं था और चादर भी ऐसी जो कभी इस्तेमाल ना की गई है। उन्होंने कहा मुलाजिम अभी लेकर आ जाता है, क्योंकि बिल्कुल नई चादर चाहिए थी। सो मुलाजिम को रवाना कर दिया गया और मुझे बिठा के जब तक ज़बरदस्ती चाय पिलाई गई। मैं कह चुका था कि मैं चाय पी चुका हूं, लेकिन फिर भी कहा आप प्लीज़ चाय पी लीजिए। और बहुत कुछ सामने खाने के लिए रख दिया गया जो मैंने नहीं खाया। मजबूरन उनके बहुत ज़्यादा कहने पे चाय पी ली। थोड़ी देर तक बताया गया कि मुलाजिम ने एक नई चादर जिस साइज़ की आपने कही थी वो बिल्कुल उस कमरे के बिल्कुल दरमियान में बिछा दी है और लुबान ला के उसको जला के उसकी धुनी यानी उसका धुआं जो है कमरे के अंदर बखेर दिया गया है, इस अंदाज में कि पूरे कमरे के अंदर लुबान की खुशबू फैली हुई है। मैंने कहा अगर आप लोग इजाज़त दें तो क्या ख्याल है मैं कोशिश करूं जो चीज़ भी है उसको बुलाने की। तो जफर साहब जो मेरे साथ आए थे मुझसे बोले जी बिल्कुल, लेकिन क्या आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं। मैंने कहा जी पूछिए। आपको क्या लगता है ये कोई जिन है, भूत है, या कोई आत्मा है, रूह है। मैंने कहा ये एक आत्मा है, एक रूह है। रूह मरने के बाद इस दुनिया को छोड़ देती है। जैसे ही इंसान के वजूद के अंदर से रूह निकलती है तो रूह के लिए एक और दुनिया है, ये दुनिया नहीं है। वजूद को छोड़ते ही वो रूह अपनी दुनिया में लौट जाती है।
लेकिन कोई ऐसा हादसा, कोई ऐसा वाकया, एक ख़ास सिचुएशन पेश आ जाए तो वो रूह फिर वापस भी आती है और भटक भी जाती है, और जब वक्त आता है उसके ऊपर जाने का तो फिर जाती नहीं है। जब तक वो काम अधूरा है वो मौजूद रहती है, जैसे ही वो काम मुकम्मल हो जाता है वो चली जाती है। मैंने किसी जगह पे पढ़ा था, मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैंने किसी जगह पे पढ़ा था, कोई लिखते हैं कि जब रूह रुक जाती है, वल्लाह बिल आलम, ये मुझे कंफर्म नहीं, मैंने पढ़ा था कि रूह जब किसी वजह से ऊपर नहीं जा सकती, रुक जाती है, तो फिर उसको रास्ता चाहिए होता है कि जब रूह के जाने का एक मखसूस टाइम है, चंद सेकंड्स पे मुहित होता है कि एक दरवाज़ा सा, एक दायरा सा खुलता है और रूह ऊपर की तरफ चली जाती है। लेकिन अगर किसी वजह से वो मिस कर दे, उसके अंदर ना जा सके, तो फिर उसके लिए मुश्किल हो जाता है उस जगह से जाना। तो फिर रूहें भटकती हैं, इंतज़ार में होती हैं, स्पेशली उन एम्बुलेंस के पीछे भागती हैं जहां पे उनको पता लग जाता है उस एम्बुलेंस में लेटा हुआ शख्स अपनी आखिरी सांसें ले रहा है और कुछ ही देर का मेहमान है, कुछ ही देर के बाद ये हमारे जैसा हो जाएगा, मुर्दा वजूद और रूह हमारे सामने होगी। और इस वजह से कि ये जैसे ही वजूद मुर्दा हो जाएगा तो जो इसके वजूद से रूह निकलेगी, और जैसे ही ऊपर एक सर्कल सा खुलेगा जहां उस रूह ने उस दुनिया में दाखिल होना है, वो एक दायरा नहीं होगा, एक दुनिया का दरवाज़ा होगा जिससे वो रूह दाखिल होगी। तो इससे पहले कि जो अभी अभी शख्स मरा है उसकी रूह जैसे ही उसके वजूद से निकली है, ऊपर सर्कल बने, यानी कि वो दरवाज़ा खुले, तो इससे पहले कि वो दाखिल हो सके मैं जल्दी से दाखिल हो जाऊंगी, क्योंकि उस दरवाजे से एक टाइम में एक रूह दाखिल हो सकती है। ऐसा नहीं है कि कोई और रूह दाखिल हो जाए। तो वो रूहें भागती हैं कि शायद हम उस दरवाजे से दाखिल हो सकें। कहानी की तरफ चलते हैं। तो जमाल साहब उनको बताने लगे कि इस वजह से रूहें रुक जाती हैं, एक अधूरा काम जो मुकम्मल करना होता है। और अगर किस रूह को रुक जाने की वजह यह है कि अधूरा काम था, तो उसके लिए दरवाजा भी दोबारा खुल जाता है। कुछ रूहें किसी मकसद के तहत अगर दुनिया में रुक गई हैं, ऐसा मकसद वो चाहती हैं कि वो अधूरा है और मुकम्मल हो, तो जैसे ही मुकम्मल होता है तो उसी लम्हे वो रूहें वापस चली जाती हैं, उनके लिए फिर से उस दरवाजे को खोला जाता है, स्पेशली उनके लिए। इसलिए मैंने पिछली वाली बात बताई है। उन्होंने कहा जी आइए। अब सब घर वाले उसी कमरे में दाखिल हो गए, इसी कोठी का एक पीछे वाला कमरा। कमरे के अंदर लुबान की खुशबू फैली हुई थी, बहुत ज्यादा धुनी दे दी गई थी। सब घर वालों को पहले ही मैं कह चुका था कि जितने भी घर के फर्द हैं वो सब के सब इस कमरे में दाखिल हो जाएंगे, क्योंकि अगर कोई बाहर मौजूद हुआ तो नुकसान हो सकता है उसकी जात को, क्योंकि इस कमरे को मैं दायरा कड़ा लगा दूंगा। गेट पे बैठा हुआ चौकीदार भी बुला लिया गया, सबको बुला लिया गया और सारे दायरे की शक्ल में बैठ गए। अब दरमियान में वो सफेद चादर बिछी हुई है, लुबान की खुशबू फैली है और सब दायरे की शक्ल में बैठे हैं। और मैं एक जगह पे बैठ गया, सबसे कहा कुछ भी सूरत हाल हो जाए आप लोगों ने घबराना नहीं, परेशान नहीं होना, डरना नहीं है। बस एक काम करना है, आप यहां पे महफूज हैं, आप इस जगह से अगर उठ जाएंगे तो आपकी जान को खतरा हो सकता है। आपने इस जगह को नहीं छोड़ना, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर कुछ हुआ भी तो वो मेरी जात के साथ होगा, आपकी जात के साथ नहीं होगा। हो सकता है मेरे नाक से, मेरे मुंह से, मेरे कान से खून आना शुरू हो जाए, हो सकता है मेरी सांस उखड़ना शुरू हो जाए, हो सकता है मेरी तबीयत को कुछ हो जाए, आप लोगों ने फिर भी नहीं घबराना। हो सकता है मैं बेहोश हो जाऊं, तो बस इतना करना है कि मेरे वजूद को उठा के बिस्तर पे लिटा देना है, परेशान नहीं होना। लेकिन अगर मैं बेहोश भी हुआ तो उस वक्त आप लोग फिर भी महफूज होंगे, और मेरे बेहोश होने का मतलब यह है कि काम मुकम्मल हो चुका है, तभी मैं बेहोश होऊंगा, उससे पहले मैं नहीं हो सकता। अब इस तरह की बातें करने से चेहरों पे एक खौफ तो आना था, जो मुझे नजर भी आया। सब खामोशी से बैठ गए। थोड़ी देर के बाद मैंने आंखें बंद की और अपना वो अमल पढ़ना शुरू कर दिया, जिससे मेरा वजूद आहिस्ता आहिस्ता सख्त होना शुरू हो गया। ऐसी वजूद के अंदर सख्ती आनी शुरू हो गई जिससे मुझे पता लग रहा था कि मैं उस अमल की तरफ जा रहा हूं जिससे मेरा दुनियावी
मादी वजूद यहीं पे मौजूद रहेगा और मैं अपनी तीसरी आंख को खोल के अपने वजूद से बाहर निकल आऊंगा और फिर मेरी तीसरी आंख वो सब कुछ देख सकेगी। पढ़ते 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 जैसे मेरा वजूद अकड़ना शुरू हुआ तो मुझे एकदम से झटका लगा कि अब मेरी तीसरी आंख खुल गई थी और तभी मैंने देखा मैं कमरे के अंदर मौजूद हूं। सब लोग मेरी तरफ देख रहे हैं और सामने वही कपड़ा बिछा है, कमरे के अंदर एक खामोशी है, लेकिन मैं अब अपने उस मादी वजूद के बाहर खड़ा हूं। उस तीसरी आंख की वजह से मैं अपने आप को भी देख रहा हूं, अपने मादी वजूद को भी देख रहा हूं, जो मेरा मादी वजूद बिल्कुल आंखें बंद करके बैठा है। तभी मैंने देखा कि जो दरवाज़ा खुला हुआ है उसके बाहर कोई भाग रहा है। मैं जल्दी से उस जगह से भागता हुआ बाहर पहुंच गया। उस तीसरी आंख की, उस रूहानियत की, उस इल्म की रोशनी में जो मैं अपने मादी वजूद से बाहर भाग के आया तो क्या देखता हूं, दो इंतहाई खौफनाक शक्लों के लोग हैं। बहुत कमजोर से, बड़ी बड़ी मूंछें हैं, अजीबो गरीब से बाल हैं, शक्ल से काले स्याह हैं, शक्ल से ही कोई क्राइम पेशा, कोई मनहूस से, अजीब से लग रहे हैं। वो एक 8 साल 9 साल के बच्चे के पीछे भाग रहे हैं। उस बच्चे ने स्कूल की वर्दी पहनी हुई है और उसके पांव में स्कूल के ऐसे जूते हैं जिसके भागने से टक 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 की आवाज आ रही है। मैं भी उनके पीछे भाग तो रहा था, लेकिन उसी लम्हे वो जो मंजर, जो एक घर का मंजर था जिसके दरवाजे से निकल के मैं बाहर आया था और किसी को भागता हुआ देखा था, तो कमरे के दरवाजे से बाहर निकलते ही मंजर बदल गया था। जहां पे वो दो शख्स उस बच्चे के पीछे भाग रहे थे, ये एक कच्चा सा मकान सा था जिसकी दरो दीवार कच्चे से थे, टूटा फूटा सा एक मकान सा था और ये बच्चा आगे आगे भाग रहा था और वो दोनों उसके पीछे भाग रहे थे कि एक जगह पे जाके उन्होंने जोर से बच्चे को इस अंदाज में पकड़ लिया जैसे कोई बहुत बड़ा हट्टा कट्टा मर्द हो उसको पकड़ा हो। एक मासूम सा बच्चा उसको पकड़ लिया और उसको पकड़ कर लेकर वो एक कमरे में दाखिल हुए जहां कुर्सी पे एक इंतहाई खौफनाक भयानक मूंछों वाला बहुत ही मोटी जिसामत का मालिक, मतलब पेट निकला हुआ नहीं, जैसे खा खा के ताकतवर कोई पहलवान टाइप बन जाता है ऐसा, लेकिन वो भी उन दोनों की तरह शक्ल से करिया इंसान, बदसूरत इंसान और जराइम पेशा नजर आ रहा था। वो उसको पकड़े हुए उसके सामने लेकर गए और बोले, ये बहुत शरारती है, ये फिर से भाग रहा था बॉस, हमने इसको बड़ी मुश्किलों से पकड़ा है, इसने तो जीना हराम कर दिया है। बॉस ने कहा, तो फिर मार दो इसे, कत्ल कर दो। वो शख्स बोला, बॉस क्या इसके बाप ने पैसा नहीं दिया अभी तक? वो इस बच्चे को अगवा करके लाए थे, अगवा बराए तावान के लिए, कि उसके बाप से पैसा मांग सकें कि तुम्हें अपनी औलाद चाहिए तो हमें इतना पैसा दे सको। तो बॉस ने कहा, नहीं, उसने तो पैसा दे दिया, ये देखो मैं ले आया हूं, लेकिन मसला यह है इसको मार दो। बॉस जब पैसे मिल गए हैं तो फिर क्यों मारें उसको? अरे पागल, तुमने तो किसी बात की समझ ही नहीं आती, ये बड़ा बच्चा है, इतना छोटा भी नहीं कि कल को हमें पहचान ना सके। कल को अगर इसको हमारी शक्लें कहीं पे नजर आ गई तो ये तो चीखना शुरू कर देगा कि ये हैं वो लोग जिन्होंने मुझे अगवा किया था, ये हम तीनों को पहचानता है, अगर इसको छोड़ दिया तो हम पकड़े जाएंगे, किसी छोटे जुर्म में भी पकड़े गए और उन्हें इसको हमारी शक्ल दिखा दी, ये पहचान लेगा, इसलिए मार दो इसे। वो बच्चा रोना शुरू हो गया, जो शरारती था, ज़हीन था, स्कूल की वर्दी में था, इतना समझदार था, समझ गया, गिड़गिड़ाना शुरू हो गया, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि मैं तुम्हें पहचानता हूं, मुझे मत मारो। उस बॉस ने एक मकरूह सा कहका लगाया और कहा, नहीं, हमें तरस नहीं आता, हम पैसे के लिए काम करते हैं। इशारा किया और वहीं उस मनहूस से शख्स ने पिस्तौल निकाला और बच्चे पे गोली चला दी। वो मासूम चीख भी ना सका, कहां एक पिस्तौल की गोली का वो सामना कर सकता था। धड़म से जमीन पे गिरा और उसका वजूद ठंडा होना शुरू हो गया।
और वो बॉस बोला, अब इसको यहीं पे गड्ढा खोद के, जिस जगह पे ये खून गिरा है, इस अंदाज में गड्ढा खोदो कि ये खून भी और ये बच्चा भी जमीन के नीचे गाड़ दो। और हां, गड्ढा बहुत गहरा खोदना, ऊपर ऊपर नहीं, कहीं ये ना हो किसी को कोई शक गुजरे और आके खोद ही ले और हम पकड़े जाएं। उन दोनों ने मिलकर इतना गहरा नीचे करके गड्ढा खोदा, उसके बाद उस बच्चे को उस गड्ढे में दफना दिया गया। मैं जो पीछे खड़ा ये मंजर देख रहा था, अपने मादी वजूद से बाहर निकल के अपनी तीसरी आंख से इस मंजर को देख रहा था, तो अब मंजर मेरी आंखों के सामने यह था कि कमरा खाली है और वो बच्चा एक कोने में बैठा रो रहा है। मैं समझ गया अब वो इंसान नहीं बल्कि एक रूह है, उसकी बेचैन रूह, उसकी बेचैन आत्मा जो बैठी रो रही है। उसी तरह स्कूल की वर्दी उसने अपने घुटनों में सर दिया हुआ है, रो रहा है। और मैंने तभी आवाज देकर पूछा, बेटा इधर देखो। तो उसने सर ऊपर उठा दिया और उसने मुझे देख लिया। उसने कहा, क्या आप मुझे देख सकते हैं? मैंने कहा, हां, मैं तुम्हें देख सकता हूं और मैं जान चुका हूं तुम्हारे साथ क्या हुआ है। और जिस घर के अंदर तुम उस बच्चे को नजर आते हो, जिसके अंदर वो जो कुछ भी हो रहा है वो भी मुझे मालूम हो चुका है। तो बच्चा बोला, अंकल फिर मुझे जाने दीजिए, मैं फंस गया हूं, मैं नहीं जा सकता, मेरा वजूद इसी घर के अंदर दफन है, मुझे रुखसत नहीं किया गया, मैं जिस घराने में पैदा हुआ था उसी अंदाज में मुझे रुखसत कीजिए, मेरा नमाज जनाजा पढ़ाइए, मुझे कफन पहनाइए और कफन पहना के नमाज जनाजा पढ़ के फिर जमीन में कब्र बना के दफना दीजिए, ताकि मेरी बेचैन रूह वापस जा सके। मेरा वजूद अभी तक इसी घर में दफन पड़ा हुआ है। तभी जो भी इस घर में आते थे वो मुझसे डर के भाग जाते थे। मैं कुछ बोलना चाहता हूं लेकिन कुछ कह नहीं सकता, मैं बोल नहीं सकता। उस बच्चे से भी मैंने बोलने की कोशिश की है, लेकिन उसको लगता है मैं जवाब नहीं देता। मैं बोलता हूं लेकिन उसको मैं बोलता हुआ नजर नहीं आता। आप मुझे सुन सकते हैं तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं। मैंने कहा, ठीक है, तुम परेशान मत हो। और तभी मेरे वजूद ने झटका लिया और मैंने आंखें खोल दी, देखा सब मेरी तरफ देख रहे हैं और मैं वापस आ चुका था उसी घर के अंदर। और एक बात समझ आ चुकी थी, इसी घर के एक कमरे के अंदर उस बच्चे का मुर्दा वजूद दफन है। तो मैंने आंखें खोल दी और सबसे कहा, मुझे पता चल चुका है उस राज का कि क्या है राज इस घर में मौजूद। आप लोग परेशान मत हों, आप लोग अपने अपने काम पे जा सकते हैं। जो मुलाजिम थे, चौकीदार थे, उनको मैंने अपने काम पे भेज दिया और मैं उनके साथ ड्राइंग रूम में आ गया। वो बोले, जी जमाल साहब बताइए क्या देखा है? एक बच्चा जिसका कई सालों पहले कत्ल हुआ था, उसका मुर्दा वजूद इसी घर में दफन है और मुझे देखना होगा कि कौन सा कमरा, कौन सा फर्श है जिसके नीचे उसका मुर्दा वजूद मौजूद है। तो बोले, ये तो पुलिस को बताना होगा, हम खुद से तो नहीं निकाल सकते। मैंने कहा, ठीक है, आप बता दीजिए। यूं पुलिस को बताया गया और थोड़ी देर के बाद असर रसूख वाले लोग थे, अमीर लोग थे, पुलिस भी पहुंच गई और मैं कमरे का पहले ही अंदाजा लगा चुका था। मैंने उनको बताया, सारा माजरा उनको बता दिया गया और कमरे का वो तय खाना भी, कमरे का वो फर्श भी दिखा दिया गया जिसको मैंने कहा कि इसको तोड़िए, इसके नीचे बच्चे की वजूद है। पुलिस की मौजूदगी में उस फर्श को तोड़ा गया और जाते 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 गहराई में जब एक खास जगह पे पहुंचे तो वहां पे वाकई एक हड्डियों का ढांचा मिला जो एक बच्चे का था। अब पुलिस ने अपनी जो कार्रवाई करनी थी, कई सालों का वो एक ढांचा था जो मिल चुका था, लेकिन मैं आगे बता चुका था कि इसका नमाज जनाजा भी पढ़ना है, इसको गुस्ल इस हड्डियों को देना है कि मिट्टी ही के ऊपर ही पानी डाल दें और बाकायदा नमाज जनाजा पढ़ा के इसको कफन में लपेट के किसी कब्र के अंदर दफना दीजिए। और पुलिस ने फिर ऐसा ही किया। मैं उन लोगों से मुसलसल राब्ते उसी घर के अंदर मौजूद रहा और पुलिस जब सारी कार्रवाई कर चुकी, मैं भी उनको सारा कुछ बता चुका, तो उन्होंने कहा क्योंकि अब हड्डियां तो हम अपने पास रख नहीं सकते, कोई एविडेंस तो है नहीं, तो हम अभी ही ये काम करेंगे। वो लेकर
चले गए और मैंने उनका शुक्रिया अदा किया कि अब मैं जाना चाहूँगा। वो बोले कुछ खाना पीना ये वो, मैंने इनकार किया कि नहीं, मुझे घर पहुँचना है, आपका काम हो गया तो बस मैं इजाज़त चाहूँगा। उन्होंने काफ़ी कोशिश की लेकिन मैंने कुछ भी ना माना और मैं यूं अपनी गाड़ी में बैठ के घर की तरफ रवाना हो गया, इस तलकीन के साथ कि बच्चे के मुतालिक मैंने जो कुछ कहा था वैसे ही करना है, उन्होंने काम कर देंगे। अब क्योंकि मैं बड़े से बंगले में अकेला रहता था, बहन भाइयों की शादियां हो चुकी थीं, वो अपने अपने घरों में खुश थे, मैं इतना कमा चुका था कि उनको अपने अपने घरों में सेटल कर चुका था। मैं जिस घर में मौजूद था वहाँ मैं और मेरा एक ख़ास मुलाजिम, जो मुलाजिम कम अब एक दोस्त की तरह बन चुका था, मेरी तमाम ज़रूरियात का ख्याल रखता, हर चीज़ का उसको पता होता। मेरे आने से पहले ही, घर में दाखिल होने से पहले ही तमाम चीज़ें तैयार होती और जब मुझे सुबह नाश्ता करके जाना होता तब भी सब कुछ मुझे रेडी मिलता। मैंने शादी तो नहीं की थी लेकिन मेरी बीवी से भी बढ़ के कोई मेरी खिदमत करता था तो मेरा वो मुलाजिम था। मैं जैसे ही घर के अंदर दाखिल हुआ तो मेरा मुलाजिम मेरा मुंतज़िर था कि आज आप लेट हो गए। मैंने कहा हाँ, बस मैं काम से चला गया था। उसने कहा खाना बिल्कुल रेडी है। मैंने कहा नहीं, पहले मैं शावर लूँगा, फ्रेश होऊंगा और उसके बाद फिर मैं खाना खाऊंगा। मैं खाना खाने के लिए नहाने के लिए वॉशरूम में चला गया। मैंने शावर ली और शावर लेके फ्रेश होके बाहर आया और मैंने सर से बालों को खुश किया और कंघा किया और जैसे ही टेबल की तरफ जाने लगा बाहर बेल बजनी शुरू हो गई और बेल बजाने वाला इतनी ज़ोर ज़ोर से बेल बजा रहा था जैसे उसने बेल पे अंगूठा रख दिया था और उठाना ही नहीं था, भूल गया था कि बेल बजा के कुछ देर के लिए इंतज़ार किया जाता है। टन 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 वो बजाई जा रहा था कि मैंने मुलाजिम से कहा देखो यार कौन आ गया है, क्या मसला है। मुलाजिम बाहर गया और जैसे ही अंदर आया तो वो अकेला नहीं था, उसके साथ मेरा एक बेहतरीन दोस्त, जहां मैंने बहुत कम दोस्त बनाए थे, शायद गिनती के 2-4 1-2 थे, उन्हीं में यही मेरा बेहतरीन दोस्त सफदर उसके साथ आ रहा था। मैंने जैसे ही सफदर को देखा तो मैं एकदम से खड़ा हुआ कि बड़े ज़बरदस्त मौके पे आए हो, बस खाना टेबल पे लग चुका है और खाना खाते हैं। वो परेशान नज़र आया और मुझसे बोला नहीं, खाने का टाइम नहीं है, हम खाना बाद में खा लेंगे, क्या तुम मेरे साथ अभी अभी चल सकते हो? अभी अभी क्या हुआ है, बैठो तो सही। वो बोला टाइम नहीं है यार, बस चलो। और मैं उसकी परेशानी को देख के समझ गया कि मामला कुछ गड़बड़ है। मैंने कहा ओके ओके, परेशान मत हो, मैं चलता हूं। मैं जल्दी से रेडी हुआ और बाहर उसकी गाड़ी में जाकर बैठ गया। उसने गाड़ी आगे बढ़ा दी और मैंने उसे कहा सफदर, सब खैरियत तो है ना? मैंने तुम्हें कभी इस तरह परेशान नहीं देखा, आज तुम्हें परेशान देखा तो मैं भी परेशान हो गया, तुमसे पूछ ना सका कि गाड़ी में पूछूंगा, अब बताओ क्या हुआ है। वो मुझसे बोला यार तू तो सब कुछ जानता है कि मेरी बेटी जिसकी शादी नादिर खान से हुई थी, इरम, नादिर खान के बारे में भी तू सब जानता है। मैंने कहा हाँ मुझे याद है, अभी कुछ ही अरसा पहले उनकी मौत वाक़ई हुई है, मैं उनके जनाजे में शामिल हो चुका हूं। हाँ वही नादिर खान। तू जानता है ना कि मेरी बेटी जो नादिर खान की बीवी है, तो तकरीबन तमाम मामलात से तू वाकिफ है, लेकिन अब जो मैं तुझे कहने जा रहा हूं वो बहुत हैरान कुन है, क्योंकि मैं तेरी ज़ात के बारे में जानता हूं। अगर कोई मदद कर सकता है तो वो तू ही है जो मदद कर सकता है। मुझे बेटी ने पहले बताया नहीं, इरम ने मुझे जैसे ही बताया तो मैं परेशान हो गया और भागा तेरे पास। मुझे आज ही पता लगा और मैं पागलों की तरह भाग पड़ा। हुआ क्या है यार? उसने कहा जमाल, नादिर खान तू जानता है ना, एक नवाब फैमिली से है, बहुत ही खाती पीती फैमिली से, एक लैंडलॉर्ड अमीर किस्म का बंदा, और उसने घर भी शहर से काफ़ी दूर फार्म हाउस का बना रखा है जहाँ पे स्विमिंग पूल भी है। उसको नवादरात इकट्ठे करने का शौक है, दुनिया की वो सैरें करता है। मेरी बेटी भी उसके साथ बहुत खुश थी, वो दोनों घूमते फिरते थे, दुनिया के कई ममालिक देख चुके थे। उसकी सबसे बड़ी जो शौक था वो था कीमती पुरानी चीज़ों को इकट्ठे करना। अपने घर के तीसरी मंजिल पे ही इसने म्यूजियम टाइप बना रखा है, जिसके अंदर दुनिया जहां से जहां कहीं जाता है, जिस मुल्क के अंदर जाता है, तो वहां की कीमती नवादरात, जो पुरानी कीमती चीज़ें होती हैं, सारे कदीमा से मिलती हैं, इस तरह की चीज़ें वो लेके आता था। उसको बहुत शौक था। ज़मीनों से भी पैसा आ जाता था, पैसे उसने इन्वेस्ट भी कर रखे थे। उसके हाँ तो पैसे की रेल पेल थी, उसको तो किसी चीज़ की फिक्र ही नहीं थी। वहीं पे खुदा ने उनको एक बेटी अता की।
और उन्होंने उसका नाम मीशा रखा। मैं जानता हूं, जमाल बोला, यार अभी पता चला है कि मामला कुछ अजीब है। मैंने कहा हाँ, उस वक्त भी पुलिस आई थी, मामले को समझने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि नादिर खान की मौत घर के स्विमिंग पूल में हुई थी, ऐसे है ना? हाँ। नादिर खान एक बहुत माहिर तैराक था, बेहतरीन तैरना जानता था और उसने अपनी बेटी मीशा को भी तैरना सिखाया हुआ था। इरम उन दिनों जब नादिर की मौत वाक़ई हुई थी, इरम अपनी बेटी मीशा के साथ मेरी तरफ आई हुई थी और वो नाना अब्बू से मिलने के लिए मीशा बेचैन थी। जब हमारी तरफ आई तो पीछे वो अकेला था। नौकर चाकर तो थे, लेकिन वो घर में अकेला था और वो स्विमिंग पूल में नहा रहा था कि नौकर जब वहां पे पहुंचे तो पता लगा कि वो मर चुका है। वो इस अंदाज में तैर रहा था जैसे वो लेटा हुआ हो, लेकिन मुलाजमों ने काफी आवाजें दी, तो उस आवाजों पे भी जब उसने जवाब ना दिया तो वो परेशान हो गए कि क्या हुआ है। जब वो करीब गए और हिला कर देखा तो वो मर चुका था। सबसे पहले मेरी बेटी को इतला दी गई, हम लोग भागे और वहां पहुंचे, पुलिस को इतला दी गई तो कोई भी सुराग ना मिल सका। मुलाजमों से पूछगछ की गई, मुलाजिम ऐसी हरकत क्यों करते? पुराने थे, वफादार थे, जायदाद का भी किसी के साथ कोई मसला नहीं था, घर में कोई दाखिल भी नहीं हुआ था। सारे मामला पुलिस ने देखे, किसी को कुछ समझ ना आए। लेकिन कुछ अरसे बाद एक अजीब सा वाकया हुआ। नादिर खान सबसे ज्यादा अपनी बेटी मीशा से प्यार करता था, वो उसकी जान थी। मीशा अपने बाप के बगैर नहीं रह सकती थी। मीशा और उसकी बड़ी बहन एक ही कमरे में सोती हैं। पहला वाकया उस वक्त हुआ कि मीशा और उसकी बहन सोने के लिए अपने बेडरूम में पहुंची। ये रात के 8 बजे का वक्त था। बाप के मरने के बाद मीशा ने दिमाग पे बहुत बाप को सवार कर लिया था। बड़ी बेटी तो फिर भी संभल गई, लेकिन मीशा नहीं संभल पा रही थी। वो बाप की इतनी लाडली थी, वो बाप के बगैर सोती ही नहीं थी। वो हर वक्त बाप के साथ लगी रहती। बाप जब भी घर में मौजूद होता, हर वक्त मीशा के साथ वो खेलता रहता, बातें करता रहता, लाड करता, प्यार करता। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मीशा भी नॉर्मल होना शुरू हो गई थी, लेकिन अभी तक उसको मां अकेला नहीं छोड़ती थी, वो डिस्टर्ब थी। उस रात भी दोनों बहनें सोने के लिए अपने कमरे में पहुंची। मीशा अपने बिस्तर पर लेट गई और उसकी बड़ी बहन साथ वाले बेड पे सोती थी ताकि ये डरे ना, क्योंकि उससे पहले एक दफा हुआ था, रात को सोते हुए मीशा डर गई थी और उसने चीखें मारनी शुरू कर दी थी। वहां पे उसकी बहन भी जाग गई, मां भी आ गई, मुलाजिम भी आ गए। वो नींद में डर गई थी। वो अपने बाप को बहुत ज्यादा याद करती थी, तो इस तरह की उसके साथ सिचुएशन हो रही थी। अक्सर नींद में वो डर रही थी, इसलिए उसका और बिस्तर उसकी बड़ी बहन का पास पास कर दिया गया था कि वो उसके तकरीबन पास ही हर वक्त रहे। उस रात मीशा अपने बिस्तर पर सोई और बड़ी बहन भी साथ वाले बिस्तर पर सो गई। बाहर हर तरफ खामोशी थी। शहर से दूर बना हुआ यह बड़ा सा गेस्ट हाउस, जिस उस कमरे में दोनों बहनें सो रही थीं, गेट पे चौकीदार मौजूद था और नौकर चाकर भी अपने कमरों में सो रहे थे। लेकिन सिर्फ एक चौकीदार नहीं, रखवाली करने वाले और मुलाजिम भी चौकन्ना उस घर के इर्द गिर्द मौजूद थे। उस रात की खामोशी में, उस रात के अंधेरे में, उस कमरे के अंदर जहां पे नाइट का बल्ब जल रहा था, कैसा जीरो का बल्ब जिसमें कमरे में अंधेरा भी हो और इतना घुप अंधेरा ना हो कि इंसान एक दूसरे को देख ना सके, क्योंकि वो दो बच्चियां इकट्ठे सोने के बावजूद अब उस कमरे की बिल्कुल लाइट को मध्यम रखने की बजाय ऐसी लाइट को लगा दिया गया था कि थोड़ी सी ज्यादा रहे, ताकि रात को कुछ भी हो तो बड़ी बहन छोटी बहन को संभाल सके। कि कमरे के अंदर मीशा के एकदम से चीखने की आवाज आई। यह चीख बहुत ऊंची नहीं थी, एक हल्की चीख थी।
लेकिन जो साथ सोई हुई बहन गहरी नींद में थी, उस चीख की वजह से उसकी आंख खुल गई। उसने जैसे ही आंख खोली, उसने सामने बहन की तरफ देखा कि उसने क्यों चीख मारी है, तो उसकी जान निकल गई। उसकी बहन मीशा अपने बिस्तर से 4 फुट ऊंची हवा में उड़ रही थी। जैसे इंसान लेटा हुआ हो बिस्तर पे और उसको उसी तरह लेटे लेटे बिस्तर पे उठा दिया जाए, तो ऐसे ही उसके वजूद पे चादर भी मौजूद थी, जो उसने सोते हुए चादर अपने जिस्म पे ली हुई थी, लेकिन उसका वजूद हवा में उड़ रहा था, बिस्तर से 4 फुट ऊंचा। और जैसी बड़ी बहन ने यह मंजर देखा तो उसने एकदम से छलांग लगाई। खौफजदा तो वो हो गई, डर तो गई। ये एक ऐसा अजीबो गरीब मंजर था कि कोई भी देखता तो बेइंतहा डर जाता कि आप इंसान को बिस्तर से ऊपर उड़ता हुआ देख रहे हैं। लेकिन वो अपनी बहन से प्यार करती थी। खौफजदा होने के बावजूद तेजी से भागी और जाते ही उसने अपनी बहन की उस चादर को दोनों हाथों से मजबूती से थाम लिया, जिसके ऊपर वो चादर मीशा के ऊपर पड़ी हुई थी। बड़ी बहन रिमशा उस चादर को पकड़े जोर से खींच रही थी और छोटी बहन अब भी चीखें मार रही थी, जो आहिस्ता आहिस्ता बुलंद होती जा रही थी। चीखों की आवाज जो पहले मध्यम थी, जैसे ही बड़ी बहन रिमशा ने उस चादर को पकड़ा जो उसकी बहन के ऊपर पड़ी हुई थी, और चादर को पकड़ के वो नीचे घसीट रही है ताकि उसकी बहन जो हवा में उड़ रही है नीचे आ जाए, तो उसकी बहन की चीखें, रिमशा की चीखें बढ़ना शुरू हो गई। वो जोर जोर से चीखें मारना शुरू हो गई और दोनों हाथों से वो जो चादर से लिपटी हुई थी बड़ी बहन रिमशा, उसने इतना जोर लगाया कि हवा में उड़ती हुई छोटी रिमशा बड़ी बहन के ऊपर आकर गिर गई। जैसे किसी ने उसको ऊपर थाम रखा था और उसी लम्हे उसने उसको नीचे गिराया, तो गिरते ही वो बड़ी बहन पे गिरी और दोनों धड़म से जमीन पे जा गिरी और एक जोरदार चीख बड़ी बहन रिमशा के मुंह से निकली और दोनों बहनों ने मिलकर जोर जोर से चीखें लगानी शुरू कर दी। और घर में मौजूद चौकीदार, घर के मुलाजिम, माँ भी भागते हुए सब कमरे में दाखिल हुए। तो कमरे का मंजर एक अजीबो गरीब मंजर हो चुका था। दोनों बहनें जमीन पर पड़ी थीं और जोर जोर से चीख रही थीं। दोनों बहनों को उठाया गया, उनको होश में लाने की कोशिश की कि एक ऐसी जज्बाती कंडीशन में थी, दिमागी तौर पे वो ऐसे हिस्ट्रियाई कैफियत में थी, इतनी डरी हुई थी कि काफ़ी देर लगा। जब वो दोनों बेहतर हुई तो बड़ी बहन पहले बेहतर हो गई। उससे पूछा गया क्या हुआ है, तो उसने बताने के लिए मुंह खोला, लेकिन फिर से डर गई कि जैसे छोटी मजीद न डर जाए। तो मां ने छोटी की तरफ देखा, क्या हुआ? तो छोटी ने बताया, मामा बाबा आए थे। क्या? बाबा आए थे? हां मामा, बाबा आए थे। फिर उन्होंने आते ही मुझे कहा, चलो मेरे साथ। क्या? ये क्या कह रही हो? हां मामा, मैं बिस्तर पर सोई हुई थी, मैंने देखा कमरे का दरवाजा खुल गया। जैसे ही दरवाजा खुला मेरी आंख खुल गई। मैंने सामने देखा बाबा खड़े हैं। मैं खुश हो गई कि बाबा आ गए हैं। बाबा चलते हुए आए हैं और मेरे पास आके खड़े हुए हैं और मुझे कहते हैं, मीशा बेटा चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें लेने आया हूं। मैं खुश हो गई। मैंने कहा, बाबा आप कहां रहते हैं, मुझे कहां लेके जाने लगे हैं? तो वो बोले, वे मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, चलो मेरे साथ। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा है। जैसे उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा है तो मैंने देखा है मुझे ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं। जैसे मुझे ऊपर की तरफ जोर से लेके जाने लगे तो मैंने कहा, नहीं मुझे नहीं जाना आपके साथ। मुझे डर लगने लगा कि नहीं, मेरे बाबा मेरा हाथ इतनी जोर से नहीं खींचते। वो मेरा हाथ जोर से खींच रहे थे। मामा आप जानती है ना, बाबा मुझसे कितना प्यार करते थे। वो मेरा हाथ जोर से तो नहीं खींचते, वो बाबा मेरे जोर से हाथ खींच रहे थे। मुझे दर्द हो रही थी। मैंने कहा, मेरा हाथ छोड़ो, मेरे हाथ को दर्द हो रही है, मेरा हाथ छोड़ो। उन्होंने फिर भी मेरा हाथ नहीं छोड़ा और मैंने जब ज्यादा जोर से चीख मारी, मेरा हाथ छोड़ो, तो उन्होंने अपने बड़े दांत थे, उनके बड़े बड़े दांत, उन्होंने मेरे हाथ पे काट लिया
और जैसे मेरे हाथ पे काटा तो फिर मुझे छोड़ दिया, मैं फिर गिर गई। अब ये एक ऐसी कहानी थी जो मीशा सुना रही थी, जो घर वाले भी और उसकी मां इरम भी परेशान हो गई कि ये क्या है। तभी मां ने बड़ी बेटी से पूछा कि ये क्या कह रही है। उसने कहा, मामा मैंने जो देखा वो बहुत अजीब था। मैंने एक चीख की आवाज सुनी है, बहुत ज्यादा नहीं थी, एक घुटी सी चीख थी, और जब मेरी आंख खुली मैंने देखा ये बिस्तर से 4 फुट ऊपर उड़ी हुई थी। जो इसने चादर ली हुई थी वो चादर भी नीचे लटक रही थी, ये बहुत ऊंची थी। मैं डर गई थी, लेकिन मैंने छलांग मार के इस तक पहुंच गई और मैंने चादर को दोनों हाथों से पकड़ लिया, इसको जोर लगा के नीचे खींच रही थी। मैं जोर लगा रही थी, फिर एकदम से ये नीचे गिरी है, मेरे ऊपर आके गिरी है, मुझे भी चोट लगी है हाथों पे, हम दोनों गिर गई हैं और मैंने भी चीखना शुरू कर दिया है। तभी उस छोटी मीशा ने मां के सामने हाथ को कर दिया कि ये देखो मामा, ये मुझे काटा है हाथ पे। अब उस हाथ पे जो वो मासूम बच्ची हाथ को दिखा रही थी, बकायदा काटने का, जैसे दांतों से किसने काटा हो, दांतों से काटने का निशान था। मां हैरान हो गई, ये तो ठीक कह रही है, ये तो वाकई निशान है। वो परेशान हो गई कि ये क्या माजरा है, समझ से बाहर हो गया। खैर मां ने दोनों बच्चियों को गले लगाया, रात को उनके साथ बैठ गई कि ये समझ नहीं आ रहा कि ये क्या हुआ है, कोई डर गई हैं कि क्या है क्या नहीं। खैर इरम ने सुबह उठ के अपनी तरफ से इधर उधर जो कोई जान पहचान वाले थे इधर उधर, मुझे नहीं बताया। सफदर साहब कह रहे हैं जमाल साहब को बताते हुए गाड़ी में कि मुझे नहीं बताया, लेकिन इधर उधर से कोई जादू टोने वाले, कोई जानने वाली थी, उनको कहा कि आपको एक फलाने जानने वाले हैं, वो कोई इस तरह का मामला जानते हैं, मेरी बेटी डर गई है, पहले नींद में डर रही थी, अब ये हुआ। फिर कोई दूसरे का हुआ क्या कि जितने जानने वाले थे उन सबको जिम्मे लगाया और कहा कि कोई ढूंढें, कोई इस तरह का ढूंढ के थे। तो उन्होंने मुख्तलिफ बंदे ढूंढने शुरू कर दिए। पहला बंदा उनके घर में आया और उसने आके कहा, हाँ यहाँ घर के अंदर कोई जिन है और कुछ घर के अंदर कोई इस तरह का मामला है और मैं निकाल दूंगा। और उसने अच्छे खासे पैसे दिए, उसने पैसे लिए और उसने अपना पढ़ा शड़ा पानी दम करके दिया, ये करके दिया। तो वो मुतमईन हो गई। लेकिन फिर एक और साहब भी पहुंच गए, एक और दोस्त ने, उनकी फैमिली जो जानने वाले थे नादिर के, उन्होंने कहा आपने बेशक दम दरूद करा दिया है, लेकिन ये एक और पहुंचे हुए हस्ती आ रही हैं, आप इनसे ज़रूर मिलिएगा। वो भी बड़े आए, उन्होंने भी दम दरूद किया, पैसे शैसे लिए, सारा कुछ किया। लेकिन उन्होंने पूरे घर का विज़िट किया और घर का विज़िट करके पानी दम करके दिया और उन्होंने चेक किया तो उन्होंने कहा हाँ यहाँ घर के अंदर कुछ जिन्नात का बसेरा है और बड़े पहुंचे हुए जिन्नात हैं और वो पहले से हैं और इस तरह हैं इस तरह हैं। उन्होंने भी कई इस तरह की बातें की और पैसे शैसे लिए। अब कहा ये चीज़ें मंगवा दें, मुझे बकरे मंगवा दें, मुझे ये चीज़ें मंगवा दें, ये मंगवा दें, मैं इनको निकाल दूंगा। उनकी ख्वाहिश पूरी की गई, बकरे भी दे दिए गए, चीज़ें दे दी गई, सब कुछ किया गया, लेकिन वो भी चले गए। अब दो इस तरह के बड़े आमिल जो अच्छा खासा पैसा लेके भी गए, पैसों की तो कमी नहीं थी, उनको पैसों का क्या लेना देना, जितना मांगा उन्होंने घर देख के उन्होंने दे दिया। अब बज़ाहिर यही समझ लगी कि मामला ख़त्म हो गया है, कोई जिन शिन या कोई इस तरह का असर हो गया था या क्या था। इरम वैसे ही परेशान थी, उसका शौहर उससे बहुत प्यार करता था। नादिर खान जहाँ बेहतरीन बाप था, वहाँ पे एक बेहतरीन शौहर भी था। अपनी दोनों बच्चियों से, बड़ी बेटी रिमशा, छोटी मीशा से बहुत प्यार करता था, बीवी से भी बहुत प्यार करता था, यानी मेरी बेटी से। उसकी अचानक इस तरह की मौत ने, वो भी जवानी में, उस सबको हिला के रख दिया था। जहाँ छोटी मीशा डिस्टर्ब थी, वहाँ पे इरम भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी। इरम भी कहां संभल पाई थी, एक शौहर की मौत ने उसको हिला कर रख दिया था। वो मियां बीवी कम, बेहतरीन दोस्त ज्यादा थे। तो बज़ाहिर ऐसा लगा कि उन आमलों की वजह से घर के जो मामलात हैं वो नॉर्मल हो गए, अब ऐसा नहीं होगा। लेकिन उसके बाद ऐसा कुछ हुआ जिसने सबको हिला कर रख दिया। और वो बात जो एक सोची जा रही थी कि बच्ची है, उसका वहम है, कोई ख्वाब में या इस तरह देखा होगा, एक ऐसा सबूत मिल गया, इतना बड़ा सबूत जिसने सबको हिला के रख दिया कि वाकई नादिर खान की रूह वापस आ गई है और वो रूह मीशा को अपने पास लेकर जाना चाहती है। और मीशा से वो यही कह रही थी कि मैं तुम्हें लेने के लिए आ गया हूं, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, बस तैयार हो जाओ। इसका कोई सबूत तो नहीं था, लेकिन फिर उसका सबूत मिल गया। और जब वो सबूत मिला
तो उस सबूत ने सबको हिला कर रख दिया। सब बेइंतहा खौफजदा हो गए। अब क्योंकि कहानी काफ़ी लंबी हो गई है, मैं आज इसको यहीं पे रोक देता हूँ। इसी का पार्ट 2 आपको कल यहीं से कंटिन्यू करूँगा, क्योंकि बड़ी ज़बरदस्त कहानी है। अभी तो इसका स्टार्ट हुआ है। क्या क्या इसके अंदर खौफनाक और भयानक मंजर आते हैं जो बहुत ही अनोखे और निराले हैं, अजीब से हैं, तो ये आपको मैं कल पार्ट 2 में सुनाऊँगा।